हेलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्लास 10 एमपी बोर्ड के लिए एक रिवीजन सीरीज चालू कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें आज हम पहला चैप्टर रियल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे और ऐसे ही वन बाय वन हम सारे के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स को भी कवर करने वाले हैं, तो यहाँ पर सारे चीज़ों को देखते हुए चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो देखिए, रियल नंबर्स सभी को पता होगा कि रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके बनते हैं, है ना। कि अगर दोनों का ग्रुप बनाए रैशनल और इरेशनल का, तो ये जो ग्रुप होगा वो रियल नंबर्स कहलाएगा हमारे पास। इसके बाद रैशनल क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू पे लिख सकते हैं। यहाँ पर q जो होगा वो कभी भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 1/2 कर लें, 3/4 कर लें, 0/1 कर लें एंड 6/7 कर लें। यहाँ पर जीरो देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो सिर्फ डिनोमिनेटर मतलब नीचे को नहीं हो सकता क्यू की जगह पर, ऊपर तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाए, तो वो इरेशनल नंबर होगा। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो √3, √5, √2, पाई, ये कुछ कुछ इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। इसके अलावा जो और चीज़ें पूछी जाती हैं वो था सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर। तो सम और डिफरेंस में दोनों बता देता हूं। सम एंड डिफरेंस, sum and difference of two irrational number is always irrational। सम करेंगे तो हमारे पास हमेशा इरेशनल आएगा, बस एक ही कंडीशन होगी जहां पर इरेशनल नहीं मिलेगा। जैसे √3 एक नंबर लिया, इसी से अगर √3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 0 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर होगा। इस कंडीशन के अलावा हमेशा हमारे पास सम या डिफरेंस निकालेंगे दो इरेशनल नंबर का, तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा। इसके अलावा एक रैशनल और एक इरेशनल, एक रैशनल नंबर हो एक इरेशनल नंबर हो, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको आंसर भी इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँ तो भी हमको आंसर जो मिलेगा वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। बट अगर दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर दोनों हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इरेशनल कैसे हो सकता है और रैशनल कैसे? देखो, √3, √5 दोनों हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं। प्रोडक्ट करूंगा तो √15 आएगा, जो कि हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। बट अगर मैं √3 इंटू √3 करूँ तब हमको ये मिलेगा कितना, √9, जो कि होता है 3, और 3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। मतलब अगर दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, या सेम कंडीशन डिवाइड के लिए भी है, या डिवाइड करें तो हमको इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल भी मिल सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ है कि कोई नंबर जीरो के साथ कब एंड हो सकता है। देखिए, कोई नंबर जीरो के साथ कब एंड हो सकता है, इसको पहले तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आंसर राइटिंग के तरीके से समझेंगे। तो जैसे अगर एक नंबर ले लेते हैं, हम 20 ले लेते हैं, जो कि जीरो के साथ एंड हो रहा है ना। 20 जीरो के साथ एंड होता है। इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। एक नंबर लिया 16, 16 की जगह कुछ और ले लेते हैं, चलिए 26 लिया। इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 इंटू 13। ऐसे ही अगर कोई और भी लें, जैसे 30 लिया, 30 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5। 35 लिया, ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7। तो यहाँ पर एक चीज़ जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो क्या है कि जो नंबर जीरो के साथ एंड हो रहा है उसके फैक्टर्स में क्या आता है? 2 और 5। देखिए, 26 में जीरो नहीं आ रहा था, 2 तो है बट 5 नहीं है। 30 में जीरो आता है, 2 भी है और 5 भी है। 35 में 5 है बट 2 नहीं है, तो जीरो भी नहीं आ रहा है। मतलब अगर किसी नंबर को जीरो के साथ एंड कराना है तो उसके अंदर क्या आना चाहिए? 2 भी आए और 5 भी आए। सो ये एक नोट पॉइंट है। इफ 2 and 5 both factors, if 2 and 5 both factors are present in any number, then number ends with 0। और अगर हमारे पास कोई नंबर के अंदर जो फैक्टर्स होंगे 2 और 5 ना आए तो वो जीरो के साथ कभी भी एंड नहीं कर सकता है। इसके अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि सभी ने पढ़ी होगी, उसको रिटन फॉर्म पे ना बताती हूँ, मैं सिर्फ ओरल बता देता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है
कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो हम उसको प्राइम फैक्टर्स के टर्म पर लिख सकते हैं, है ना। और जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो उसका यूनिक होगा, मतलब किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कंपोजिट नंबर का एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, मतलब उसके जैसे किसी और प्राइम नंबर के ग्रुप्स को हम नहीं बना सकते हैं। एक एग्जांपल से भी अगर इसको समझें, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है, उससे ही समझते हैं। 140 को प्राइम फैक्टर्स पे हमको बनाना है, तो 140 को पहले तो डिवाइड करना चालू करते हैं। 2 से हो सकता है, 2 7 जार 14, 0, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, फिर 5 से, 5 7 जार एंड 7 1 जार, मतलब 140 के जो फैक्टर्स है वो क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए 2 एक प्राइम है, ये भी 2 प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। डिस्पाइट देयर ऑर्डर्स means we can write this as 5 into 7 into 2 into 2 and any other order you can think, that is 2 into 5 into 7 into 2, और यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ, 2 into 5 into 2 into 7 means in any order this factorization is unique, means इसके जैसा कोई और फैक्टराइजेशन हम नहीं बना सकते, प्राइम नंबर्स का एक ही होगा, भले इसमें ऑर्डर हम कुछ भी रखें। एक और जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 156। तो 156 को कैसे बनाएंगे, देखिए 156 2 से डिवाइड करें, 2 7 जार बचा 1, 2 8 जार 16, फिर 2 से करें, 2 3 जार 6 बचा 1, 2 9 जार 18। अब 3 से डिवाइड करें, 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9, और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही डिवाइड होगा, इसलिए 13 1 जार 13। 156 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यहाँ पर 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 13 भी प्राइम है। आप किसी भी ऑर्डर में लें, ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा, मतलब इन प्राइम नंबर्स के अलावा कोई भी और प्राइम नंबर इसके फैक्टराइजेशन में नहीं आ सकते हैं। ये हमारे पास हुए फैक्टराइजेशन तक के क्वेश्चन, और 2 मार्कर क्वेश्चन इनमें से फिक्स होता है, जो कि आता ही आता है। यहाँ पर हमको जो याद रखने वाला है वो एक ये चीज़ आप याद रख सकते हैं कि अगर कभी फैक्टराइजेशन करते हुए हमको एक नंबर मिल जाए 1001, तो हम इसको सबसे पहले 7 से डिवाइड करते हैं, फिर 11 से और फिर 13 से, क्योंकि इसके 3 ही फैक्टर हैं, 7 11 एंड 13। इसका एक क्वेश्चन है जैसे कि 5005, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 5005 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो 5 के साथ 1 0 0 एंड 1। अब वो एक नंबर आ गया। अब ये नंबर ना 2 से डिवाइड होता दिखता है, ना 3 से, ना 5 से, तो हमको अगर डायरेक्ट याद है तो हम 7 से करें, 7 1 जार 7, 3 7 4 जार 28, 2 7 3 जार 21, 11 से करेंगे, 11 1 जार 11, रिमेनिंग बचा 3, 11 3 जार 33, और 13 से करें तो 13 1 जार 13। मतलब 5005 के जो फैक्टर्स बने वो क्या बन गए हमारे पास, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बन करके रेडी हुए। और इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हमारे पास एमपी बोर्ड के अंदर 2 मार्कर में पूछा जाता है, जो कि श्योर होता है एक क्वेश्चन आना ही आना होता है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, तो देखिए एचसीएफ सबसे पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं, फिर एलसीएम। इसको लिख सकते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर और स्मॉलेस्ट पावर, जो भी आप लिखना चाहें, लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यहाँ पर एक चीज़ बात हो रही है, कॉमन फैक्टर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है, लोएस्ट और ईच कॉमन फैक्टर। एलसीएम की बात करें, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच इन्वॉल्व्ड फैक्टर, और नंबर कह सकते हैं। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर हाईएस्ट और इन्वॉल्व नंबर यहाँ पर है, और वहाँ पर कॉमन फैक्टर है। एक एग्जाम्पल से लेकर के चलें, और एग्जाम्पल को भी डिस्कस करने से पहले मैं एक और आइडेंटिटी बता देता हूँ, जो कि होती है कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के लिए, फॉर एनी 2 नंबर्स, लेट सपोज वो नंबर ए और बी हों, सो एलसीएम अगर निकालें हम दोनों नंबर्स का ए और बी का, उसको मल्टीप्लाई करें एचसीएफ दोनों नंबर्स ए और बी के, तो वह इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। मीन्स एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये हमारे पास एलसीएम का इतना ही पोर्शन है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है।
अब अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ तो वो है हमारे पास 26 एंड 91, ये एक नंबर है। तो देखिए 26 के फैक्टर क्या बनेंगे, ये होगा 2 इंटू 13, और 91 के निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 13। HCF की बात अगर करें तो HCF क्या कहलाता है हमारे पास, डेफिनेशन समझें, ईच कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या है, सबसे पहले दोनों में एक ही चीज कॉमन है जो कि है 13। लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर क्या है 1, मतलब HCF हमारा आएगा कितना 13। ऐसे ही अगर हम LCM की बात करें तो LCM क्या कहता है, ईच इन्वॉल्व फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है, तो 2 इन्वॉल्व है, 7 इन्वॉल्व है और 13 इन्वॉल्व है। सबकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर 1, 7 की भी 1 और 13 की भी 1। तो मतलब जो LCM बनेगा वो इन तीनों का प्रोडक्ट बनेगा नॉर्मल सा। तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 7 2 14, एंड 14 को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 182, मतलब LCM निकल कर आया 182 और HCF है हमारे पास 13। अब अगर इस आइडेंटिटी को प्रूव करने जाऊं तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स LCM इंटू HCF। LCM आया 182, HCF है 13, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 टू 26, 6 कैरी 2 एंड 13 इज 104, ऐड करें 2 तो 6, अगेन बचा हमारे पास 10, 13 1 13 एंड ये आएगा 23। इस तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड को भी निकालूं तो राइट हैंड साइड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स A इंटू B, और हमारे नंबर्स हैं 26 एंड 91। मल्टीप्लाई करें 26 से कर देता हूँ, 26 1 26, 6 कैरी आई 2, 26 9 234 और ऐड करेंगे तो 236। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल इक्वल आए हैं, जो कि इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करते हैं हमारे पास, है ना। इसका क्वेश्चन बनाने को एग्जाम के अंदर आता है कि दो नंबर्स दिए होंगे, LCM निकालिए, HCF निकालिए और इस आइडेंटिटी को भी प्रूव करिए। एक और क्वेश्चन यहां से लेते हैं, इसके बाद को फिर हम 3 नंबर्स के ऊपर मूव करेंगे, फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे नंबर्स एंड विद 0 के लिए, फिर प्रूव करेंगे नंबर्स को इरेशनल। एक और अगर मैं नंबर ले लूँ यहाँ से सेकंड वाला 510, एंड एक और नंबर हम ले सकते हैं 92। तो देखिए 510 क्या हो जाएगा, 510 के अगर फैक्टर निकालूं तो ये फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, है ना। 5 2 10, 3 30 एंड 37 17 510। ऐसे अगर 92 के फैक्टर्स में निकालने जाऊं तो 92 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, ये बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, 23 2 46 2 92, हमारे पास ये फैक्टर्स बने। HCF की अगर बात करें तो HCF क्या बन जाएगा हमारे पास, सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर्स, तो देखिए कॉमन कौन है, 2 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। 2 की मिनिमम पावर 1, तो HCF कितना हो गया 2। इसी तरीके से अगर LCM निकालने जाएं तो LCM क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, तो 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, 5 है, 17 है और 23 है। अब इन सबकी मैक्सिमम पावर, तो 2 की मैक्सिमम पावर इधर से है 2, 3 की 1, 5 की 1, 17 1, 23 1, 2 रेज टू द पावर 2 मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। इनको सभी को अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जार 12, 5 जार 60, 67 जार 1020, एंड 1020 को अगर 23 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको कितना मिल जाएगा, 23 0, फिर 23 2 जार 46 6 कैरी 4, 26 0 0 एंड 4 का 4, 23 1 23, दैट मीन्स 23,460। ये हमारे पास क्या बन करके रेडी हुआ, LCM बनकर रेडी हुआ। यह है हमारा LCM, और हमको HCF भी हमने निकाल लिया, HCF है हमारा 2। यहाँ पर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करें इस आइडेंटिटी के लिए भी, तो इस आइडेंटिटी में आप एक बार ही निकालेंगे LCM इंटू HCF, और एक बार ही क्या निकालेंगे, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास डेफिनेटली इक्वल आएगा। तो इसको आप लोग अपने ओन तरीके से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम 3 नंबर्स की ट्राई करें जहाँ पर हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है, और फिर इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे नंबर्स एंड विथ 0 के लिए। तो देखिए 3 नंबर्स का देखें तो हमारे पास एक नंबर लिया मैंने 12, 15 एंड 21। इनके HCF और LCM निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर सबसे पहले क्या बनते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 की बात करें तो 3 इंटू
5। 21 की बात करें 3 इंटू 7। यहाँ पर HCF अगर निकालने जाएंगे तो बाय डेफिनेशन सब में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। कॉमन कौन है? 3, 3 और 3। 3 की मिनिमम पावर 1, तो HCF हमारे पास क्या रेडी हो गया? 3। LCM की बात करें, LCM कहता है सारे फैक्टर्स जो कि इन्वॉल्व हैं। तो इन्वॉल्व कौन कौन है? 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, 5 इन्वॉल्व है और 7 इन्वॉल्व है। 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ से क्या है? 2, 3 की 1, 5 की 1 और 7 की 1। 2 स्क्वायर करेंगे 4, 3, 5 एंड 7। हमको यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जार 12, 12 5 जार 60 एंड 67 जार करेंगे तो 420। हमारा जो LCM आया वो कितना आ गया? 420 आ गया। तो हमने निकाल लिया HCF भी और हमने निकाला LCM भी। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर डेफिनेटली 2 मार्कर क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है कैन 6 रेज टू दी पावर n कैन एंड्स विद 0 और नॉट। हमको ये चेक करना है कि 6 रेज टू दी पावर n 0 के साथ एंड कर सकता है या नहीं। तो देखिए मैं अगर इसको लेकर चलूँ, ये 5वां क्वेश्चन होगा हमारा कि 6 रेज टू दी पावर n। तो सबसे पहले हम 6 को लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर n। अब हमने पढ़ा कि अगर किसी भी नंबर को 0 के साथ एंड करना है तो उसके फैक्टर्स में 2 और 5 आने चाहिए, बट यहाँ पर 2 एंड 3 है ना। सो हियर 5 इज नॉट प्रेजेंट, हियर 5 इज नॉट प्रेजेंट इन फैक्टर of 6, so 6 raised to the power n can not ends with 0 for any value of n। मतलब n की अगर आप कोई भी वैल्यू रख लो तो यहाँ पर ये 6 रेज टू दी पावर n 0 के साथ एंड कभी भी नहीं हो सकता। अगर एग्जांपल से बताऊं तो देखो 2 इंटू 3 था, पावर 1 रखूंगा तो ये क्या होगा? 2 इंटू 3 ही, जो कि आया 6। पावर 2 अगर करूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 भी 2 टाइम्स तक हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूंगा सभी को तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 36। मीन्स यहाँ पर फैक्टर में 5 कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। 5 नहीं आएगा तो 0 नहीं बनेगा, है ना। तो हमारे पास 6 रेज टू दी पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारे पास प्रूफ कीजिए कि गिवन नंबर इरेशनल है। तो हम वहां पर एक मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मतलब हम पहले कुछ मान लेते हैं फिर उसको गलत गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट दिखते हैं वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट दिखते हैं, है ना, वो थोड़े से ईजी हैं, जो क्वेश्चन बहुत ईजी दिखते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं। जैसे कि प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम क्या करेंगे यहाँ पर? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पहले कुछ मानेंगे फिर उसको गलत प्रूफ करेंगे। सो लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने माना कि √3 क्या है? एक रैशनल है। ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर्स, है ना। ए और बी को हमने मान लिया को प्राइम्स है। अब अगर एक रैशनल नंबर है तो मैं √3 को किसके इक्वल लिख सकता हूँ? ए अपॉन बी के। अब ये अगर को प्राइम्स है तो इनके बिटवीन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा। हम यही निकालते हैं कि दोनों के बिटवीन कोई कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अगर b को ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा √3b इज इक्वल्स टू a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3 का स्क्वायर करूंगा 3, b स्क्वायर, a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। यहां से सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 3 और b स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो a स्क्वायर के इक्वल है। अब अगर 3 और b स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो a स्क्वायर के इक्वल है तो a स्क्वायर को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, है ना, हियर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो a is also divisible by 3. If a square is divisible by 3 then a is also divisible by 3. अब हम मान लेते हैं कि a कितने टाइम्स पे डिवाइड हो रहा है। मान लेता हूं कि a डिवाइड होता है c टाइम्स पे, तो यहां से a जो है वो 3c टाइम्स पे हो रहा है हमारे पास, है ना। अब अगर मैं यहां से स्क्वायर करने जाऊं या इसको भी छोड़ देते हैं, मैं यहां पर ही वैल्यू अगर रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए a की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं? 3b, ठीक है। सॉरी, a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पर 3c, 3b को एज इट इज वैसे का वैसा लिखें और यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएं।
एक ही जगह पर तो रख सकते हैं 3c और इसका लगेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3b स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 एंड c स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब जो b स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? 3c स्क्वायर के, मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so b is also divisible by 3. If b square is divisible by 3, then b is also divisible by 3, but this contradicts that a and b are co-primes. ये इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ए और बी को प्राइम्स है, जो कि हमने शुरू में ही माना था, है ना, क्योंकि इनके बिटवीन एक और कॉमन फैक्टर आ गया, वो है 3. सो √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको प्रूफ करने के लिए हमने दो बार ही किया कि ए और बी दो को प्राइम्स लिए, इसके बाद में ए का एक फैक्टर 3 निकाला, इसके बाद में आगे सॉल्व करके बी का भी एक फैक्टर 3 निकाला और प्रूफ किया कि जो को प्राइम हमने माना था वो गलत है, इसलिए हमारे पास √3 कैसा नंबर होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर एक जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट बात है, √3 की जगह √5 लिख कर दे, √7 लिख कर दे, √11 लिख कर दे, चेंजेस कुछ नहीं आएंगे, पूरा फॉर्मेट एज इट इज ऐसे का ऐसा रहेगा, बस जहां जहां हमने 3 पुट किया है वहां वहां हम लोग जो अलग नंबर गिवन होगा 5 7 या कुछ और उसको पुट करेंगे। बस दो टाइप्स के क्वेश्चंस और हैं हमारे पास, जब एक बारी को चीजें प्रोडक्ट पे लिखी होती हैं और एक बारी को हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टर्म्स पे लिखी होती हैं। वो क्वेश्चंस देखने में थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, बट इन कंपैरिजन टू दिस क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हमारे पास बहुत इजी होते हैं, क्योंकि वहां पर हम फैक्ट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं अगर एक क्वेश्चन बताऊं, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5 - √3, ये सेकंड क्वेश्चन होगा। तो हम वापस से वही काम करेंगे कि पहले इसको मानेंगे रैशनल है, फिर क्या लिखेंगे, ए और बी को प्राइम्स है, और क्या लिख सकते हैं फिर 5 - √3 इक्वल हो जाएगा किसके, a/b के। यहाँ पर वो सब हमको लिखना है ना। अब यहाँ से -√3 अगर इधर ही रखूँ तो ये हो जाएगा a/b -5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, a/b -5 इज रैशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √3 is irrational। देखिए अगर एक साइड रैशनल है दूसरा साइड भी रैशनल होना चाहिए, बट ये तो फैक्ट है कि √3 कैसा नंबर, एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो हम क्या कह सकते हैं, सो 5 - √3 इज इर्रेशनल। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है इन कंपैरिजन टू सिंगल √3 या सिंगल √5, बट ये क्वेश्चन ज़्यादा इतना बहुत ही ईजी है, इतना सही इसका सॉल्यूशन है। इस तरीके से अगर एक और क्वेश्चन ले लूँ 7√2, तो हम इसके अंदर भी सेम चीज़ें ही करने वाले हैं कि सब कुछ पहले मान लेंगे यहाँ पर, इसके बाद में 7√2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 की जगह पर बुक में √5 मेंशन है, √5 लिख लेते हैं। वैसे √2 लिखने से भी कोई खास चेंजेस नहीं आते, बस 5 की जगह पर 2 लिखा हुआ था। a/b इधर से क्या बनेगा, √5 इज इक्वल टू a/7b। अब देखो a/7b इज रैशनल, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √5 is irrational, क्योंकि अगर एक साइड रैशनल है दूसरी भी होनी चाहिए, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करती है हमारे पास, क्योंकि √5 एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, सो 7√5 इज इर्रेशनल नंबर। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के अंदर इतनी ही चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है हमारे पास कि कौन कौन रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, इसके बाद में एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ के बेसिक से आइडेंटिटी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है ए इंटू बी के। इसके बाद में फिर हमारे पास को एलसीएम फाइंड करना, फैक्टर्स फाइंड करना और प्रूफ करना कि कोई नंबर 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है। इसके बाद में चेक करना कि इसके बाद में प्रूफ करना कि नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल है। ये बेसिक सी चीजें हैं,
इसके अलावा अगर इसमें से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव्स के नोट्स अगर आपको चाहिए हो, जो कि 1 पेज के नोट्स हैं एटलीस्ट, अगर चाहिए हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर से सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इस क्लास में इतना ही।